अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की रिवीजन चल रही है और आप लोगों के जो फेट चल रहे हैं उसमें हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 7, 8 और 10, इसका आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट टेस्ट होना है नेक्स्ट वीक को। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर 6 आप लोग जो है वो निकाल लें। स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से सिर्फ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 7 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है सबसे पहले जिसका है वो है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इसे आप लोग जो है वो जल्दी आप अपनी बुक्स निकाल लें, वहाँ पे जो है वो बेटे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, और साथ ही आप लोगों ने बताना है व्हाई इट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री को हम केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं और इसकी अब हम डेफिनेशन करते हैं, साथ हम वजह इसकी तलाश करेंगे कि इसे हम क्यों जो है वो केमिकल एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होता है या फिर कोई फिज़िकल चेंज होती है, तो उस रिएक्शन के दौरान या उस फिज़िकल चेंज के दौरान जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसे हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसे हम बोल रहे होंगे थर्मो केमिस्ट्री या फिर केमिकल एनर्जेटिक्स। तो इसका आंसर पढ़ते हैं, क्या है, थर्मो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड आर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फिज़िकल और केमिकल चेंज। यानी जब भी हमारे पास एक केमिकल चेंज आएगा या एक फ़िज़िकल चेंज आएगा, तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, उसे जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसे हम केमिकल एनर्जेटिक्स क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम जो है वो केमिकल एनर्जेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एनर्जेटिक्स एंड इज़ लार्जली बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री है ये एक लॉ पे बेस करती है और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद करेंगे, क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, या जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इंथॉल्पी चेंजेस से रिलेटेड है। तो जो हमारे पास इंथॉल्पी चेंजेस है उसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंथॉल्पी। इंथॉल्पी क्या है, हाउ इंथॉल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमिन्ड। तो हम ये देखेंगे कि इंथॉल्पी किसे कहते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टेट इज इट्स हीट कंटेंट और इंथॉल्पी। स्टूडेंट, क्या कहा, इसमें कहा गया है कि कोई भी सब्सटेंस वो जितनी एनर्जी रखती है और वो एनर्जी होनी चाहिए उसके अंदर जितने बॉन्ड हैं। देखें स्टूडेंट्स, बॉन्ड भी एक एनर्जी है। तो कोई सब्सटेंस जितनी एनर्जी जो है वो रखती है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी इंथॉल्पी कहलाती है। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम कैपिटल एच से जो है वो डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, इंथॉल्पी को हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते,
हाँ, हम इंथॉल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन था कि इंथॉल्पी चेंज सॉरी इंथॉल्पी क्या है और उसको डिनोट किससे करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शंस में कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया अभी कि हम इंथॉल्पी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हाँ इंथॉल्पी के अंदर जो चेंज आती है उसको मेजर किया जा सकता है। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है और वो फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। यानी हम ये देखेंगे कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो प्रोडक्ट बने उनमें कितनी इंथॉल्पी के अंदर चेंज आई है, और जब वो रिएक्टेंट में चेंज हुए यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज, जब भी कोई सब्सटेंस होगी तो उसमें इंथॉल्पी में चेंज आएगी, उस चेंज को हमने मेजर कर लेना है। उसमें प्रोडक्ट की इंथॉल्पी में से हमने माइनस कर देनी है रिएक्टेंट की इंथॉल्पी। तो इस तरह हमें जो इंथॉल्पी में चेंज आई होगी वो हमें पता चल जाएगा कि कितनी आई है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या देखा कि इंथॉल्पी क्या होती है और उसको हम केमिकल रिएक्शन में मेजर कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आया होता है। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट, जब भी आप लोगों के सामने जो है वो इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपसे जो है वो डिफरेंस पूछा जाए दो चीज़ों के दरमियान, तो उसमें आप लोगों ने एक कॉलम बना लेना होता है। एक साइड पे एक चीज़ को लिखना है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ को। जैसे अब हमें डिफरेंस पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या फ़र्क है, तो आप क्या करेंगे, एक साइड पे आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस लिख लेंगे और एक साइड पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिख लेंगे। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक की डेफिनेशन करते हैं, अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज इन विच हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आए, यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी तरह इसका उलट एक्सोथर्मिक कौन से होंगे, ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाए, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल चेंज इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट दूसरा इसमें जो पॉइंट है डिफरेंस का वो है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एच पी है यानी इंथॉल्पी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि इंथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट उसकी वैल्यू कम होती है। तो आप क्या बताएंगे दूसरे पॉइंट में, एच पी ग्रेटर देन एच आर, सच रिएक्शंस इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन इंथॉल्पी एंड ऑलवेज टेकन प्लेस इन बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब देखें ये रिएक्शन हमेशा जो हैं उस वक्त होंगे जब हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही होगी, अगर हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर ये रिएक्शन भी नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम एक्सो की बात करें तो एक्सो में जो एच पी की वैल्यू होती है वो कम होती है, जबकि एच आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। एच पी से मुराद है इंथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एच आर से मुराद है इंथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सच रिएक्शंस इन्वॉल्व लोअर ऑफ इंथॉल्पी। इसमें क्या होता है, इसमें इंथॉल्पी जो है हमेशा कम होती है, जबकि ये रिएक्शन उस वक्त हो रहे होते हैं जब हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होती है। तीसरा डिफरेंस आप ये बता सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनकी हीट को हम पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं, जबकि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हम डेल्टा एच नेगेटिव जो है वो उनको यानी नेगेटिव साइन से ज़ाहिर किया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सो
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सामने जो है वो दो डायग्राम जो है वो बनी नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहली जो डायग्राम है वो है हमारे पास सबसे पहली वाली वो है हमारे पास दूसरे की। जैसे देखें, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें HP की वैल्यू ज़्यादा होती है और HR की वैल्यू कम होती है। तो जैसे ये पहली डायग्राम को देखें, उसमें ये जो आपको डायग्राम के अंदर जो ग्राफ बना हुआ वहाँ पे आप लोगों को एक X एक्सिस और एक Y एक्सिस नज़र आ रहा है। Y एक्सिस पे हमारे पास एक जो है वो एक आपको जो है वो एक कर्व नज़र आ रहा है इसके अंदर। अब इसमें जो जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं पहली फेज। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है यानी HR, उसकी वैल्यू जो है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? रिलीज़ हुई है। तो एनर्जी जिन रिएक्शंस के अंदर रिलीज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये पहली डायग्राम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, जबकि जो दूसरी डायग्राम है उसमें देखें रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी वो हमारे पास ज़्यादा है। तो ये दूसरी डायग्राम जो है वो किसके लिए है? दूसरी डायग्राम आप देखें ना, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो थोड़ी है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है। तो ये किसके लिए होगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो है ये ग्राफ होगा। पहला एक्सो के लिए जबकि दूसरा एंडो के लिए। अब देखें, इसमें आपने लिखना क्या है? आप लोगों ने बताना है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द रिएक्शन मॉलिक्यूल बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या न्यू बॉन्ड। अब देखें ना स्टूडेंट, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स के दौरान जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं, जबकि प्रोडक्ट के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। दिस कैन बी अचीव ओनली इफ द reactant molecule collide with sufficient amount of energy to overcome an energy barrier। अब देखें, रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड क्या होने हैं? ब्रेक होने हैं, जबकि प्रोडक्ट के दौरान क्या होने हैं? बॉन्ड बनने हैं। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब जब भी हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, तो रिएक्टेंट के दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं। अब जब टकराएंगे तो उनको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। अब उस सफिशिएंट अमाउंट जो वो उनको एनर्जी चाहिए, अगर वो हम नहीं देंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो इतना आसानी से टकरा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब वो अच्छे तरीके से नहीं टकराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से उनको एक एनर्जी बैरियर जो है वो चाहिए होता है ताकि वो उस एनर्जी बैरियर तक पहुंच सके। उसके लिए हम उनको एनर्जी देते हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो देखें, जहाँ पे आपको इस कर्व में सबसे हाईएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा होता है वो पॉइंट होता है एनर्जी बैरियर। मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ एक एनर्जी बैरियर के हवाले से। अब देखें, अगर हमने छत पे चढ़ना हो, ठीक है, तो छत पे चढ़ने के लिए हमें एक ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए, ठीक है, जिसकी अमाउंट फ़िक्स है। अगर हमारे पास उससे ज़्यादा एनर्जी हो तो वो हमारी जो है वो क्या है? अज़ाफ़ी है। और अगर किसी बंदे के पास उस छत पे चढ़ने के लिए जो एनर्जी जो है वो उसके पास उतनी नहीं होगी तो वो नहीं चढ़ पाएगा। तो यानी कि जो छत का लेवल है वहाँ तक जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही हमारे पास जो है ये एनर्जी बैरियर है। अब इस इतनी एनर्जी जो है वो क्या चाहिए होती है? मॉलिक्यूल्स को भी चाहिए होती है उनको टकराने के लिए। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते होते हैं? असल में उस एनर्जी को बोलते होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन होगी तो तब ही वो जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के दौरान वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं।
अब उनको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हमको क्या बोलते हैं, ताकि वो जो है वो आपस में टकराएं और टकराने के बाद प्रोडक्ट में तब्दील हों। अब वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या डेफिनेशन हुई एक्टिवेशन एनर्जी की? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द अफेक्टिव कोलिजन इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इसे हम ज़ाहिर किससे करते हैं? इसे हम ई ए से ज़ाहिर करते हैं। ई कैपिटल होगा जबकि ए जो है वो स्मॉल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस स्टैंडर्ड इन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज को मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमने कंडीशंस बतानी है। अब देखें, जब हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी को मेजर करना होता है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए होती हैं उसके लिए वो एक है हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा हमारे पास प्रेशर। टेम्परेचर कितना चाहिए? टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आप केल्विन में चेंज करेंगे 298 बन जाएगा। अब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज कर दें? इसमें हम 273 जो है वो ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो केल्विन में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो प्रेशर चाहिए होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी को मेजर करने के लिए वो होता है 1 atm, और 1 atm को आप पास्कल में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा, किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ reactant in their standard state react together completely to form product under standard conditions is known as enthalpy change of reaction। अब देखें स्टूडेंट, जब हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा होता है और उस रिएक्शन के अंदर हमने उस रिएक्शन को बैलेंस भी, वो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अब उसमें हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स यूज़ हो रही होती हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है। तो अगर हमने एक रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन के नतीजे में अगर हम 1 मोल प्रोडक्ट बनाएं, कितना बनाएं? 1 मोल प्रोडक्ट बनाएं, तो किसी भी रिएक्शन के दौरान 1 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या बोल रहे होंगे? उसे हम बोल रहे होंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी किसी रिएक्शन, दोबारा सुने, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोल रहे होते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और इसमें आप ये बात याद रखेंगे कि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मोल बनेगा। इसे हम जाहिर किससे करते हैं? इसे हम डेल्टा एच आर से जाहिर करते हैं। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, इससे वाटर बन गया। अब देखिए, वाटर हमने 1 मोल बनाया है। अब 1 मोल वाटर बनाने के जितनी एनर्जी चाहिए होगी या जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कह रहे होंगे। अब इसकी कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स? ये फिक्स है, आप लोगों को ये याद करनी है। और कितनी है? ये है -286 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। अब देखें, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जले और जलने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस हो, तो इस तरह की के रिएक्शन को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो इंथैल्पी चेंज आती है उसे हम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहेंगे। इसे डेल्टा एच नॉट सी से जाहिर करते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन इज ऑफ अ सब्सटेंस इज द इंथैल्पी चेंज involved when 1 mole of substance is completely burnt in excess of oxygen। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे ऊपर वाले में हमने क्या कहा था इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में कि 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? इसमें हम कह रहे हैं कि 1 मोल जो रिएक्टेंट्स हैं वो जलने चाहिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ गया इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच नॉट एफ से जाहिर करेंगे। और इसमें भी हमारे पास जो है वो 1 मोल प्रोडक्ट बनता है उसके एलिमेंट्स से।
अगर हमारे पास 1 मोल प्रोडक्ट बने उसके अपने ही एलिमेंट से, जैसे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन वो मिले हैं तो क्या बना है, 1 मोल मीथेन बना है। इस तरह जब एक रिएक्शन होगा और उसमें 1 मोल, उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें आपने क्या कहना है, इसमें आप लोगों ने कहना है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट एटम्स में कन्वर्ट हो तो एटम्स में कन्वर्ट होते हुए उसे जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट ए टी से। अब देखें ये मैंने आप लोगों को जितनी भी डेफिनेशन पढ़ाई हैं, जैसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनमें आप लोगों ने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको एक डेफिनेशन करनी होगी, फिर बताना होगा कि इसे हम डिनोट किससे करते हैं, और फिर उनकी एक एक एग्जांपल बतानी होगी। और एग्जांपल बताते हुए आपने इस बात को भी ज़हन में रखना है कि इस इंथैल्पी चेंज के दौरान क्या जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये आप लोग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस याद करके आएंगे। अब कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए आज के लिए? आज के लिए आप लोग ये मेरे ख्याल में 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। वो आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 से ही स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों ने करके आना है। तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोग याद करके आएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कल तक ये याद करेंगे। स्टूडेंट डेली बेसिस पे आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो फेट चल रहे हैं उनके अंदर यही चैप्टर शामिल हैं, और अगर हम इसे जो है वो डेली बेसिस पे याद करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, अदरवाइज़ आप लोगों का फिर टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बेटे इसे अच्छे तरीके से याद करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।